प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। झरनों पहाड़ों की वादी, खुशियों भरे आबशारों की वादी, ये वादी ये कश्मीर है ये शान हिंदुस्तान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की। सब कुछ अपने आप बता दो, वरना जानते हो मेरा नाम मट्टू है और मैं पत्थरों से भी सच उगलवाना जानता हूँ। पंडित जीवन प्रकाश। सर, आप जानते हैं उसे? हाँ इंस्पेक्टर मट्टू, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वही मेरे बहनोई और बहन का हत्यारा है। ये लीजिए पन्नू। देखो असलम, तुम पर पहले ही बहुत कर्जा चढ़ चुका है, अब इसकी अदायगी की भी चिंता करो। ये तू कैसी बातें कर रहा है असलम? कौन जाने तू मुझे खाने में जहरी मिलाकर खिला दे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस घर का असली मालिक कौन है? तो फिर बच्चे को जिंदा रखने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? आपको कोई ऐसी औरत देखनी होगी जो इसी दौरान माँ बनी हो और आपकी बहन के बच्चे को दूध पिलाने के लिए राजी हो जाए। रेशम आपा, उसकी नजरे इनायत हम दोनों पर है। सच? तो क्या तू भी? रेशम, मुन्ना इसकी गोदी में डाल दो। जी, लेकिन आपा एक बात सोच लीजिए, मैं मुसलमान हूँ। आज से इस घर की इस अमानत को संभाल के रखना। यार जीवन, वहां ओमकार के घर में नाच हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, गरीबों में खैरात बांटी जा रही है, और तू है सर पकड़कर बैठा है। अरे सर पकड़कर ना बैठूं तो क्या तेरी गर्दन पकड़ूं? देख यार, मेरा दिमाग खराब मत कर। जा, तू भी जा, वहां खुशियां मना, जश्न मना, जा। लेकिन यार, मैं तो तेरे साथ जश्न मनाने आया था। भूल जा, भूल जा अब इन जश्नों को। अब ये जश्न इधर नहीं उधर हुआ करेंगे, उधर। मगर क्यों? क्योंकि अगर अहमद के साथ ये केसर बानो भी मर गई होती ना, तो कम से कम हमारी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फिरता। यार, तेरा चचेरा भाई भी क्या छुपा रुस्तम निकला। अहमद के मरते ही बानो को अपने घर उठा लाया, और इस बानो के आते ही मैं तो जीती बाजी हार गया ना। क्या मतलब? मैंने सुना है कि ओंकार के इस बेटे को बानो अपना दूध पिलाकर पालेगी। तो फिर क्या? बानो उस बच्चे को अपना दूध पिलाएगी। अगर वो उस बच्चे को अपना दूध पिलाएगी तो वो बच्चा उस घर का वारिस कहलाएगा, और अगर वो बच्चा उस घर का वारिस कहलाया तो हमारे तो इरादों पर पानी फिर जाएगा ना, हमें तो शिकस्त हो जाएगी। ये बात तो हमने सोची ही नहीं। अच्छा अब बता, करना क्या है? करना क्या है? बानो को ही उस घर से निकलवा देंगे। तो समझो निकल गई। हम आज ही ये बात गांव में उड़ा देते हैं कि ओमकार और बानो में कुछ है, और ये बात फैलते ही रेशम उसी वक्त बानो को घर से निकाल देगी। वासुदेव, ये बात इतनी आसान नहीं है जितना कि तुम समझते हो। मैं सब समझता हूँ। औरत ही औरत की बैरी होती है, और फिर कोई भी औरत। मगर रेशम बानो को पसंद करती है। लेकिन हमारी जरूरत तो ये है कि बानो उस घर से निकल जाए। ठीक है, उस घर में चिंगारी मैं फेंक देता हूँ
और तू गांव में जाकर ये आग लगा दे। समझो आग लग गई। लेकिन एक बात बता, फिर तो जश्न मनाएगा ना? अरे तू जश्न की बात करता है? अरे मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जानता है, सुरेश और सुधा आ रहे हैं। ऐसी चिंगारी सुलगाने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। नमस्कार जी, नमस्कार। एक जमाने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, बस ऐसे ही अपने बागवान के काम में मसरूफ रहते हैं। नमस्ते। ये छोटे मियाँ के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है बे? अभी बुलाती हूँ भाभी। आपका असली स्वागत तो वही आपका लाडला करेगा ना। दीनू काका। अरे अरे नमस्कार। कैसे बेटा? दीनू काका जरा मुन्ने को ले आइए। हाँ अभी लाए। बानो बेटा। और जी मुन्ना को लाना। सब अच्छा है। नमस्ते। अरे कैसी हो बानो? नमस्ते भैया। दो से जरा। छुटकू बाबा, चाची आजा। अरे दीदी, इसकी नाक तो बिल्कुल आप पर गई है। मैं भी दिखाऊं। अरे माथा तो बिल्कुल जीजाजी के ऊपर है। ठीक कह रहे हो, बच्चे का रूप रंग नए नक्श तो बदलते ही रहते हैं भैया, लेकिन बच्चे की सेहत अच्छी होनी चाहिए, उम्र लंबी होनी चाहिए और मुकद्दर रोशन होना चाहिए। दीनू काका जरा दूसरे मुन्ने को भी ले आइए। अच्छा बेटा। आजा आजा आजा। हे ये ले बेटा। ओए नहीं भाभी जी, इसे नोट मत दीजिए, वरना जिंदगी भर नोट ही गिनता रहेगा। दर्पण में कंचन की छाया, ना आए किसी के हाथ, ऐसा कंचन खोज ले जो जाए तेरे साथ, जो जाए तेरे साथ। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मेरे मौला ने तुझे नेकी और नूर की मशाल बनाकर भेजा है। लेकिन बेटी, कीना परवर और बुरी नजर वालों से इस घर का पहरा देती रहना। बाकी अल्लाह मालिक है। दर्पण में कंचन की छाया, ना आए किसी के हाथ, ऐसा कंचन खोज ले। बासु, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन हमारी ये धरती ऋषि मुनियों की धरती है। यहां पर गलत काम को शुरू में ही रोक देना बुद्धिमानी होती है, वरना बाद में। आप टोक तो सकते हैं पर रोक नहीं सकते। क्यों 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 नहीं रोक सकता? मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए मुखिया जी, पर यह कड़वा सच है, इसलिए कह रहा हूं। अब निर्धन ऐसा काम करे तो ऐब, और धनवान जमींदार करे तो शौक। हम मैं अपने मुंह से कुछ कहकर बुराई नहीं लेना चाहता। हाँ बेटा, ये कलयुग है, कलयुग। और कलयुग के पहरे में ये सब होता ही है। हमारे ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। जी हाँ मुखिया जी, मशीनों की खटखट, हसीनों की हटहट, निगाहों की शोखी, गृहस्थी की कलकल और गुनाहों की दलदल, यही हैं कलयुग के गुण। मुखिया जी, आप हमारी संस्कृति के प्रहरी हैं, इसलिए ये सब देखना आपका काम है कि कहीं गांव पर कलंक ना लग जाए। तो ठीक है बेटा, मैं अब ये सब तुम्हें रोक कर ही दिखाऊंगा। अच्छा मुखिया जी, अब मैं चलता हूं,
प्रणाम। भाभी, आप पढ़ी लिखी और एक समझदार औरत हैं। आपने दुनिया देखी है, लेकिन जो विश्वास मैं आप पर कर सकता हूँ वो किसी और पर नहीं कर सकता। इसलिए जो बात जो कहना है जल्दी कह दीजिए, घबराइए नहीं। लेकिन आप एक वचन दीजिए कि किसी से कहेंगी नहीं। मैं कभी किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाती। मगर एक मसल मशहूर है कि बात कहती है तू मुझे मुंह से निकाल और मैं तुझे गांव से निकलवा दूंगी। आप बात को लंबी ना करो, कह भी डालो। भाभी, बात बहुत जहरीली है। इससे हमारी इज्जत और साख दोनों को खतरा है। अब पाँव कहीं बांधते रहोगे? मुझे देखो, मैं एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ, खतरों से नहीं डरती। कि जो कहना है जल्दी कह डालो। बात मैं नहीं कह रहा, ये गांव के लोग कहते हैं। देखो, पीछे तुम्हारे भैया बैठे हैं, ऐसा ना हो कि वो यहाँ आ जाए, इसलिए जो कहना है जल्दी कह डालो। भाभी, लोग कहते हैं कि जवान, खूबसूरत और एक बेवा मुस्लिम औरत का किसी दूसरे के घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, तो फिर तुम क्या कहते हो? वही जो लोग कहते हैं। हाँ, मैंने भी महसूस किया है कि बानो आजकल कुछ ज्यादा ही हक जताने लगी है। हाँ, भाभी, इस तरह तो ओंकार भैया हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। मगर कैसे? देखिए, किसी पर तरस खाना या उसकी खिदमत करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह किसी दूसरी जात की औरत को अपने घर में रख लेना ये मुनासिब नहीं है। अब देखिए ना, गांव में हिंदू लोग भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। अगर कल को कोई बवाल खड़ा हो गया तो? कैसे? आप बहुत भोली हैं। देखिए, एक हिंदू पुरुष और एक मुसलमान स्त्री, दोनों जवान, ये तालमेल, ये तन्हाई, ये आजादी। मेरा मतलब समझ गई है ना? अरे भाई, लगता है कुछ खास ही राज की बात हो रही है। अरे नहीं, जीवन भैया कुछ मशवरा कर रहे थे, और आप पुलिस वालों में तो हर बात में शक करने की बीमारी है। अरे भाई, लगता है कि तुम उसके फरेब में आ गई। वो आदमी नहीं, छलावा है, छलावा। कैसे? जरा सोचो, दीदी के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि दीदी का बेटा उसकी आंखों के सामने रहे, और इसके लिए बानो को घर में रखना लाजमी है। देखिए, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि दीदी बीमार है, और इस हालत में जीजा जी के पास किसी भी पराई स्त्री का रहना खतरे से खाली नहीं है। कैसा खतरा? क्यों भूल जाती हो कि वो बचपन से ही एक साथ खेल कूद कर पले हैं? देखिए, बचपन तो मासूम होता है, और जवानी शौक, और फिर जवानी का नशा तो अच्छे बुरे की तमीज भी खत्म कर देता है। तुम्हारे मुंह से ये घटिया बातें सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा है और शर्म भी। तुम उस मक्कार जीवन को नहीं जानती हो। अरे भी, वो इंसान नहीं, दो मुहा सांप है, दो मुहा सांप। देखो, तुम उसकी मीठी बातों पर मत जाओ। वो अंदर से ज्वालामुखी है, और शायद तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो जीजा जी से भी ईर्ष्या रखता है। उसने तो मुझसे वचन लिया था कि मैं ये बात किसी को भी ना बतलाऊं, और फिर भी मैंने आपको बतला दी। सुधा, वो अपराधी संस्कारों वाला व्यक्ति है। एक बार उसके बाप ने भी दीदी के ससुर को धोखा देकर एक बाघ हत्या लिया था, और वो शायद कुछ ऐसा ही प्रोग्राम बना रहा है। वो कैसे? उसका दिमाग नहीं, शैतान की खड्डी है। अगर मुझ पे यकीन नहीं आता है तो जाओ, दीदी से पता कर लो। सुधा, तुम्हें क्या जरूरत थी उस कमीने की बातें सुनने की? जानती हो, इस पूरे गांव में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो एक वही है। मगर बानो के और हमारे धर्मीमान में तो अंतर है। वो तो उसके बचपन में भी था, और उसकी शादी से पहले भी, पर यह अंतर कभी भाई बहन के रिश्ते के बीच में नहीं आया। हाँ, बानो जन्म से मुस्लिम जरूर है, पर वो इस घर की बेटी है। तो क्या आपको बानो पर पूरा विश्वास है? शायद उससे भी कहीं ज्यादा। जानती हो सुधा, अगर मेरी कोई सगी ननद भी होती ना, तो वो इस घर के लिए इतना ना करती जितना बानो ने किया है। मैंने बेकार ही बानो पर शक किया, मुझे माफ करना दीदी। बानो साक्षात देवी है सुधा, और इस घर के सुख के लिए वचनबद्ध है। और फिर तुम तो जानती ही हो हम सबको उसकी कितनी जरूरत है। खैर, छोड़ो इन बातों को, तुम्हें जाने की तैयारी भी तो करनी है ना। चलो चले।
तुम्हारा कारतूस तो फुस हो गया जीवन। वो इंस्पेक्टर तुम्हारे भाई का साला बिना किसी का चालान काटे ही 9-2-11 हो गया। तो ये बाजी भी बानो बिना खेले ही जीत गई। लगता है मुझे कोई दूसरा दाव सोचना पड़ेगा। अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। मेरी नेतागिरी की आतिशबाजी देखना, कैसे गांव भर में पटाखे फूटेंगे। ये सब अलग से बंद कर दो। हाँ ठीक है, ये लो। हाँ दीनू काका, घर में सब ठीक है ना? हाँ मालिक, घर में बस ठीक ही है सब। तो फिर इस वक्त कैसे आना हुआ? मालिक, एक बुरी खबर लेकर आया हूं। क्या हुआ? नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ होने वाला है मालिक। आखिर क्या होने वाला है? खून खराबा होने वाला है, दंगा फसाद होने वाला है, शोर शराबा होने वाला है। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन करना चाहता है ये सब? दीनू काका। हाँ, ये आपका दीनू काका करने वाला है मालिक। आज मैंने ये फैसला कर लिया है कि इन सांपों के फन तो हमें कुचलने ही होंगे। हाँ। तुम किन सांपों की बात कर रहे हो? ये आस्तीन के सांपों की। अरे मैं तो वर्षों से इनके काले करतूतों को देख रहा था, लेकिन इस घर की और अपनी गरीबी की वजह से मैं चुप था। लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा मालिक, अब चुप नहीं रहूंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किन की बात कर रहे हो? ये आपके भाई जीवन की, हाँ जीवन की, और वो चमचा वासुदेव की। मालूम है आपको, ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। मुंह के तो बड़े मीठे हैं, मगर पीठ पीछे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? इनको ये ऐतराज है कि आपने अपने घर में बानों को क्यों रखा हुआ है। हाँ, बानों को। और हद तो ये है कि इन्होंने गांव में ये हवा उड़ा दी है कि आपके और बानो बेटी के बीच में कोई गलत संबंध है। लानत है उन जलीलों पर। वो भाई बहन के रिश्ते पर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। काका, दीनू काका, तुम बानो को समझाकर मौलवी साहब के पास भेज दो। मैं मुखिया से मिलने जाता हूं। हाँ मुखिया जी, कहिए कैसे याद किया? पंडित ओंकार, हमें शिकायत मिली है कि एक नौजवान मुसलमान औरत तुम्हारे घर में रह रही है। ये शिकायत किसने की? किसको इस बात से तकलीफ है? तकलीफ की बात नहीं है पंडित ओंकार, ये हमारे गांव की मान मर्यादा का सवाल है। अच्छा ये बताओ, क्या ये बात सच है? हाँ मुखिया जी, यह बात मौत की तरह सच है। वो मेरी विधवा बहन बानो है और मेरे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं। तो फिर वो लोग क्यों बावेला मचा रहे हैं? कौन लोग? आप मुझे बताइए, कौन है वो जलील लोग जिन्हें इस बात से लेकर तकलीफ है और जो भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते पर एतराज कर रहे हैं? हाँ, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पर पहले मुझे अच्छी तरह अपनी पूरी तसल्ली कर लेने दो। आपकी तसल्ली? हाँ, वो भी मैं जल्दी ही करवा दूंगा। आदाब मौलाना साहब। तस्लीम। आपने हुक्म किया था, मैं आप ही के पास हाजिर हो रही थी। मुझे तुमसे पूछना है बेटी कि तुम इस्लाम की पैरोकार होकर इन काफिरों को क्यों याद करती हो? क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? हाँ हाँ पूछो बेटी। क्या इस्लाम किसी को एहसान फरामोशी और नमक हरामी की तरबियत देता है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। मौलाना साहब, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पीर हैं, अंधेरे के चिराग हैं।
मैं बचपन से एक यतीम लड़की हूँ। मैंने बचपन से जिस घर का नमक खाया है, जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ, उसी घर की बड़ी मालकिन ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला और फिर मेरी शादी भी की। मौलाना साहब, आपको तो याद होगा, आप ही ने तो अहमद के साथ मेरा निकाह करवाया था। लेकिन अब अहमद इस दुनिया में नहीं है और मैं उसकी बेवा हूँ। और वो घर मेरा मायका है। मौलाना साहब, अब आप ही बताइए, किसी बेटी के अपने मायके में रहने से आपको या किसी और को कोई एतराज है? मुझे भला एतराज क्यों होने लगा? अगर आपको एतराज नहीं है तो फिर वो कौन है जो मुझ पर ऐसी नीच तौहमतें लगा रहा है? कुत्तों का काम है भौंकना। कलाम पाक की कसम मौलाना साहब, आप एक बार उन लोगों की पहचान बता दे मुझे, तो बीच चौराहे पे उन कमीनों का खून कर दूं जो बानों को बेबस और मजबूर समझते हैं। बेटी, तुम तैश में मत आओ। मेरा दिल अब तुम्हारे लिए बिल्कुल पाक और साफ है। मौलाना साहब, मेहरबानी करके मेरी तरफ से एक सवाल उनसे पूछिए उनसे कि जब ये बेचारी बानू भूखी प्यासी रोती चिल्लाती इन्हीं गांवों की गलियों में भटकती थी, तब क्यों नहीं किसी इज्जतदार मोमिन ने उसे अपने घर और दिल में पनाह दी। और आज जब उसी प्यार और नमक का हक अदा करने का समय आया है, तो मुझ पर बेसिर पैर की तोहमतें लगाई जाती है। क्यों मौलाना साहब, क्यों? बेटा, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। जो लोग दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, उन्हें खुद एक दिन दोजख की आग में जलना होता है। शुक्रिया मौलाना साहब, शुक्रिया। इंशाअल्लाह खुदा खैर करेगा, खुदा खैर करेगा, खुदा खैर करेगा, खुदा खैर करेगा। पानी का तू बुलबुला, और सागर जैसा शोर, ओ अभिमानी होश कर, है कच्ची सांस की डोर, है कच्ची सांस की डोर। ऐ गुनहगार इंसान, होश कर और मेरी बात गौर से सुन। अपने अंदर के शैतान को बाहर निकाल, अपनी हवस के मुंह में लगाम डाल और अपनी हरकतों को सुधार ले। इसी में तेरी भलाई है। केसर बानो हमारे गांव की बेटी ही नहीं, बल्कि वो इंसानियत की मशाल है जिसे तेरी जहर भरी सांसें बुझा नहीं सकती, क्योंकि उस पर तो अल्लाह का करम है। इसलिए ऐ बदकार इंसान, खुदा के कहर से डर, वरना तुझे कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। मुखिया जी, ये है केसर बानो,
मेरी धर्म बहन, आज राखी का पवित्र त्योहार है और मैं चाहता हूं कि आपके सामने इससे राखी बंधवाऊं ताकि आपको विश्वास हो जाए। बस बस पंडित ओमकार, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझसे पहले ही भयानक भूल हो गई है। कैसी भूल मुखिया जी? मैं भेड़ की खाल में छुपे हुए उन भेड़ियों को पहचान नहीं सका। अब तो उसका एक ही प्रायश्चित है कि तुमसे पहले मैं अपनी इस बानू बेटी से राखी बंधवाऊं। क्या सोच रही है बेटी? आगे बढ़ और अपने इस धर्म पिता के हाथ पर राखी बांधकर प्रायश्चित करने का मौका दे। जी बेटी, चुप चुप जियो बेटी। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। खुश रहो बेटी। तुम दोनों भाई बहन का प्यार दुनिया में सदा अमर रहे। जियो बेटी, जियो। ये फूलों की जन्नत, चिनारों की वादी, हिमालय की दुल्हन, बारों की वादी। झीलों झरनों पहाड़ों की वादी, खुशियों भरे आबशारों की वादी, ये वादी ये कश्मीर है।